नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस खबर। दिन भर में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड के हुसैनाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि अगर झारखंड में बीजेपी की सरकार बनती है तो हुसैनाबाद प्रखंड को एक जिला बनाया जाएगा और इसका नामकरण भगवान राम या कृष्ण के नाम पर होगा। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। देखिए, मैं बताऊं, झारखंड में इस समय बीजेपी और एनडीए का लहर है। सरकार बनेगा, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगा, ये मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ। देखिए, गुरुजी का शपथ खाके हेमंत सोरेन जी बताए थे, अगर मैं गुरुजी का बेटा हूँ तो मैं 5 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा। अभी मैं हेमंत सोरेन जी को पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी का बेटा है कि नहीं। ये जो झारखंड का सरकार है, क्या बोला था कि मेरा बेटा बेटी का जब शादी होगा एक सोने का सिक्का दिया जाएगा। किसी को सोने का सिक्का मिला? आज पेपर लीक घोटाला में झारखंड देश का नंबर 1 प्रदेश बन चुका है। सीजीएल का एग्जाम में जो बार बार घोटाला हुआ है, उससे झारखंड का युवाओं का सपना खत्म हो गया है। तो हमें झारखंड को ये बंटी बाबलू सरकार से बाहर निकालना होगा। झारखंड का युवाओं के लिए हम एक उम्मीद का साथ एक सरकार बनाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी झारखंड का युवाओं और मां को न्याय देगा। पहले हुसैनाबाद नाम ही तो नहीं होना चाहिए, है ना? कि इसीलिए मेरा लगता है बहुत दिन का बाद कमलेश जी का शरीर एनसीपी में था, लेकिन आत्मा हमेशा बीजेपी में था। शरीर और आत्मा भी दोनों बीजेपी में आ गया है। हुसैनाबाद का एक नया विकास का इतिहास रचा जाएगा, ये मेरा विश्वास है। देखिए, हमने ये बताए हूँ, जो भी सीजीएल का एग्जाम पेपर लीक किया है, जो झारखंड का युवाओं का सपना का साथ खिलवाड़ किया है, ये सारा अधिकारियों को हम जेल भेजेगा। ये बीजेपी का वादा है झारखंड का युवाओं को। सर, बीजेपी पर आरोप लग रहा है सर आप लोगों पर। क्या आरोप है? आपने मीरा मुंडा को दिया, वहां से उनकी। अरे देखो भाई, आपने एक परिवार का पिता, एक परिवार का माता, एक परिवार का बेटा, एक परिवार का नाती, किसको किसको आपने टिकट नहीं दिया है? हमारा तो एक परिवार का एक ही सदस्य चुनाव लड़ा है। अब कहाँ परिवारवाद आपको दिखाई देते हैं? कुछ भाजपा के कार्यकर्ता, अरे विपक्ष तो बोल रहा है, लेकिन अपना तरफ वो लोगों को देखना चाहिए। कांग्रेस का लिस्ट को भी देखना चाहिए, जेएमएम का लिस्ट को देखना चाहिए, फिर बीजेपी का ऊपर अंगुली उठाना चाहिए। देखिए, कमलेश जी का ये मन था कि मैं एनसीपी से लड़ूं। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का विशेष आग्रह पर कमलेश सिंह जी बीजेपी में आए। हालांकि उनका मन हमेशा बीजेपी में ही रहा। राज्यसभा चुनाव में भी वो बीजेपी को वोट देते हैं, विधानसभा में भी वो बीजेपी को ही मदद करता है। तो इसीलिए कमलेश सिंह जी का बीजेपी आना, हुसैनाबाद सीट जीतना पक्का हो चुका है। जो भी कोई बीजेपी का कार्यकर्ता का मन में अगर कोई दुख भी है कि भाई हमको टिकट नहीं मिला, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, ये चुनाव हमारा अस्तित्व का चुनाव है। ये चुनाव हम नहीं जीतेगा तो झारखंड घुसपैठिया लेके जाएगा। तुष्टीकरण का राजनीति चरम सीमा तक पहुंच जाएगा। ये चुनाव किसी को विधायक और मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव झारखंड को बसाने का चुनाव है। इसीलिए मैं सबको निवेदन करूंगा, देखिए, मंत्री बनने का हमें और मौका मिलेगा जीवन में, विधायक बनने का और मौका मिलेगा, लेकिन झारखंड बसाने का और मौका हमें नहीं मिलेगा। लखनऊ में पद्म भूषण पंडित रामकिंकर उपाध्याय के जन्म शताब्दी पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने शिरकत की। कार्यक्रम को सीएम योगी ने संबोधित किया और कहा कि रामकिंकर उपाध्याय जी का जीवन मासन के प्रति समर्पण था। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। के रूप में विख्यात पूज्य रामकिंकर जी महाराज की पूरा जीवन तुलसी साहित्य के प्रति, मानस के प्रति
समर्पण का था, उसकी एक विशिष्ट व्याख्या और चिंतन के माध्यम से एक विशिष्ट शैली का उन्होंने सूत्रपात किया। हमें इस बात को याद रखना होगा कि लकीर का फकीर जो बनता है वह साधारण होता है, लेकिन लीक से हटकर के जो विशिष्ट कार्य करता है वही विशिष्ट होता है और वही महापुरुष होता है। अपनी कथा के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से कथा की जिस विशिष्ट शैली को उन्होंने जन्म दिया, उसने भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर के और एक झोपड़ी में निवास करने वाले साधारण इंसान तक सबको लाभान्वित किया। कोई भेद नहीं था। और आज प्रसाद में रहने वाला कोई राजा हो या फिर कोई सबरी जैसी कोई भक्तिन हो, राम के प्रति जिसका अनुराग है वह राम किंकर जी महाराज की कथा का आनंद ले सकता है, उससे लाभान्वित हो सकता है। यह पूज्य महाराज जी की कथा के माध्यम से हम सब ने देखा और लंबे समय तक उसी निष्ठा के साथ, उसी भाव और भावना के साथ लगभग 60 वर्षों तक, 6 दशक तक उन्होंने मानस के माध्यम से सनातन धर्म की, देश की बहुमूल्य सेवा की और उनकी इन्हीं सेवाओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए 1999 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। याद करिए, यह देश जब विदेशी आक्रांताओं से आहत हो रहा था, उस समय, उस कालखंड में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से जन चेतना को गांव-गांव में जागरूक करने का काम किया था। रामलीलाओं का मंचन किया था। रामलीलाओं के माध्यम से उन्होंने एक एक गांव को जोड़ने का काम किया था। आज भी गांव-गांव में रामलीलाओं का आयोजन बिना किसी सरकार की आश्रित होकर के आम जनमानस करता है, उसी श्रद्धा भाव के साथ। सभी पात्र उसी गांव के नौजवान बनते हैं, उनके अंदर कला एक नए रूप में देखने को मिलती है। संवाद की अपनी एक शैली वहां गांवों के अंदर अलग अलग स्तर पर देखने को मिलती है। गांव में सामाजिक सद्भाव स्थापित होता है, सनातन धर्म के मूल्य मजबूत होते हैं। और उस समय तुलसीदास जी को भी तमाम प्रलोभन आए थे। बहुत सारे लोगों ने कहा तुलसीदास जी को कि आप भी बादशाह के दरबार में आइए, आपको भी नवरत्न से लोग सम्मानित करेंगे। उन्होंने कहा कौन बादशाह? कहा अरे राजा भारत का। उन्होंने कहा नहीं, भारत का एक ही राजा है और राम है। और भारत की रामलीलाओं में आज भी यह मंत्र और यह नारा गूंजता है, बोले राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की जय की बात ये तुलसीदास जी ने उस कालखंड में दिया था नारा। उन्होंने कहा था नहीं, भारत का एक ही राजा है, वह केवल राम है, राम के अलावा कोई दूसरा राजा नहीं हो सकता है। यह है एक संत की निडरता, निर्भीकता। याद रखना, जो मैंने कहा, लीक से हटकर के जब भी हम काम करेंगे वह विशिष्ट होगा, लोगों को आकर्षित करेगा, लोगों के लिए प्रेरणादायी बनेगा। प्रभु श्री राम की कथा इसके बारे में हमारे सामने नहीं एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। रूस के कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं एक बार फिर ब्रिक्स से जुड़े नए साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने नए स्वरूप में ब्रिक्स विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले 2 दशकों में ब्रिक्स ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। ब्रिक्स में पीएम मोदी और क्या कुछ बोले, सुनाते। भारत के गिफ्ट सिटी के साथ साथ अफ्रीका तथा रूस में रीजनल सेंटर्स के खुलने से इस बैंक की गतिविधियों को बल मिला है और लगभग $35 बिलियन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किए गए हैं। एनडीबी को डिमांड ड्रिवन सिद्धांत पर काम
करते रहना चाहिए और बैंक का विस्तार करते हुए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, हेल्दी क्रेडिट रेटिंग और मार्केट एक्सेस सुनिश्चित करने पर प्राथमिकता रहनी चाहिए। फ्रेंड्स, नए स्वरूप में ब्रिक्स $30 ट्रिलियन से भी ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है। हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल और ब्रिक्स विमेन बिजनेस अलायंस की विशेष भूमिका रही है। इस वर्ष ब्रिक्स के अंदर WTO रिफॉर्म्स, ट्रेड फैसिलिटेशन इन एग्रीकल्चर, रेजिलियंट सप्लाई चेन्स, ई कॉमर्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर जो सहमति बनी है, उससे हमारे आर्थिक सहयोग को बल मिलेगा। इन सब पहलों के बीच हमें स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री के हितों पर भी फोकस करना चाहिए। मुझे खुशी है कि 2021 में भारत की अध्यक्षता के दौरान प्रस्तावित ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम इस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। भारत द्वारा दिया गया रेलवे रिसर्च नेटवर्क का इनिशिएटिव भी ब्रिक्स देशों के बीच लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन कनेक्टिविटी बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। इस साल ब्रिक्स देशों में यूनिडो के साथ मिलकर इंडस्ट्री 4.0 के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने पर बनी सहमति बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2022 में लॉन्च किया गया ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर सभी देशों की स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ाने में मदद कर रहा है। हमें डिजिटल हेल्थ में भारत का सफल अनुभव ब्रिक्स पार्टनर्स के साथ साझा करने में खुशी होगी। फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज हमारी साझी प्राथमिकता का विषय रहा है। रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स ओपन कार्बन मार्केट पार्टनरशिप के लिए बनी सहमति का स्वागत करता है। भारत में भी ग्रीन ग्रोथ, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन ट्रांजिशन पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, एक पेड़ मां के नाम जैसे इनिशिएटिव लिए गए हैं। पिछले वर्ष COP28 के दौरान हमने ग्रीन क्रेडिट जैसे महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। मैं ब्रिक्स पार्टनर्स को इन इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। ब्रिक्स के सभी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। भारत में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ाने के लिए हमने गति शक्ति पोर्टल बनाया है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए इंटीग्रेटेड प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में मदद मिली है और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई है। हमारे अनुभव आप सभी के साथ साझा करने में हमें खुशी होगी। फ्रेंड्स, ब्रिक्स देशों के बीच फाइनेंशियल इंटीग्रेशन बढ़ाने के लिए प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। लोकल करेंसीज में व्यापार और सुगम रूप से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट से हमारा आर्थिक सहयोग सुदृढ़ होगा। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। तुर्की की सरकारी डिफेंस कंपनी तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के मुख्यालय पर एक घातक हमला हुआ है। तुर्की की मीडिया ने अंकारा में मौजूद मुख्यालय पर एक जोरदार धमाके की सूचना दी है। तुर्की की मीडिया में घटनास्थल पर गोलीबारी के फुटेज दिखाए गए हैं। यह एक आतंकी हमला है जिसमें कई लोगों के मरने की खबर है। कितने लोगों की जान गई है इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आ पाई है। तुर्की के आंतरिक मंत्री अली लियाका ने इसके बारे में जानकारी दी।
बहराइच मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। इसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों, सरकार और पीड़ितों को मामले में अपने अपने साक्ष्य और दस्तावेज पेश करने के आदेश दिए। मामले में अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। तब तक बुलडोजर कार्रवाई पर रोक जारी रहेगी। बलिया में जीआरपी बलिया की टीम को वाराणसी छपरा पैसेंजर ट्रेन में बड़ी सफलता मिली है। जीआरपी टीम ने 315 बोर का कारतूस बड़ी मात्रा में बरामद किया है। वहीं एक युवती को भी हिरासत में लिया गया है। बता दें कि जीआरपी को 1 माह के अंदर यह दूसरी सफलता मिली है। इसके पहले जीआरपी ने 825 कारतूस और तमंचे बरामद किए थे। वहीं बुधवार को वाराणसी छपरा पैसेंजर ट्रेन से जीआरपी ने एक युवती को हिरासत में लिया है, जिसके कब्जे से बैग में रखे बड़ी मात्रा में 315 बोर के कारतूस बरामद किए गए। आज दिनांक 23/10/2024 को प्रातः सवा 9 बजे करीब जीआरपी पुलिस गोरखपुर अनुभाग के थाना बलिया जीआरपी द्वारा एक अभियुक्ता को पैसेंजर ट्रेन से गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 750 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के बरामद हुए हैं। अभियुक्ता ने पूछताछ में बताया है कि उसको यह कारतूस अंकित पांडे नामक व्यक्ति द्वारा दिए गए थे। ये कारतूस वह बनारस से छपरा ले जा रही थी। छपरा में किसी व्यक्ति को उसको देने थे। कारतूसों के फॉरवर्ड व बैकवर्ड लिंकेज के बारे में पता किया जा रहा है। अभियुक्ता को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। आगरा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर इमरान की 2 करोड़ 80 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। गैंगस्टर इमरान और उसके भाई भोला पर सायगंज और मंटोला इलाके में की गई जब्तीकरण की कार्रवाई जुआ और सट्टे के मामले में हुई है। पुलिस ने इमरान और भोला पर 10,000 का इनाम भी रखा था। थाना मंटोला क्षेत्र के टीला अजमेरी खां पर यह जब्तीकरण की कार्रवाई हुई है। थाना हरि पर्वत पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 299/24 अंतर्गत गैंगस्टर एक्ट, जिसमें गैंग लीडर इमरान एवं इसके साथी इरफान के द्वारा मिलकर अवैध रूप से अपराध करके संपत्ति अर्जित की जा रही थी, ऐसा प्रकाश में आया। तो उसी में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत धारा 14(1) में आज 4 संपत्तियां, जिसमें से 2 संपत्ति थाना शाहगंज में है, एक थाना मंटोला में और एक थाना ताजगंज में है। इन चारों संपत्ति की गैंगस्टर एक्ट के 14(1) सेक्शन के अंतर्गत जब्तीकरण की कार्रवाई आज की जा रही है। इन चारों संपत्ति का जो मूल्य है वो लगभग 2 करोड़ 80 लाख रुपए आंका गया है। और इसी कार्रवाई के अंतर्गत पूरी पुलिस फोर्स, पहले शाहगंज में 2 मकान है उसको कुर्क किया गया है और मंटोला में इस मकान की कुर्की के लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। विधिक प्रक्रिया के द्वारा प्रॉपर मुनादी करके इस संपत्ति का कुर्कीकरण किया जाएगा। दीपावली के त्योहार को देखते हुए शासन के निर्देश पर जिले का खाद्य सुरक्षा विभाग दुकानों को चिन्हित कर रहा है। आगामी 24 अक्टूबर तक चिन्हित का कार्य जारी रहेगा। स्टॉक का संग्रह करने वाले दुकानदारों का सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। 25 अक्टूबर से प्रतिष्ठानों के नमूने लिए जाएंगे। नकली खोया मावा और पनीर और रंगीन खिलौने बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो दीपावली पर प्रशासन काफी सतर्क हो गया है और नकली मावा बेचने वालों पर कार्रवाई के लिए भी मुस्तैद है। तो यहां पर दीपावली से पहले जिला प्रशासन ने कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है। अगर किसी दुकानों पर पुराना माल रखा हुआ पकड़ा जाएगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो नकली मावा बेचने वालों पर यहां पर सख्त कार्रवाई होगी। अमेठी में जिला प्रशासन पूरी तरीके से दीपावली को देखते हुए मुस्तैद हो गया है और खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई लगातार वहां पर जारी है। अगर किसी प्रतिष्ठान पर पुराना मोवा या पुराना पनीर वगैरह निकलेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर में मां के साथ सोई 4 साल की बच्ची को रात में अज्ञात व्यक्ति उठा ले गए। गांव के बगीचे में बच्ची के साथ दरिंदगी की गई। परिजनों को गांव से बाहर तालाब के पास खून से लथपथ मिली बच्ची। रात 3 बजे नींद खुलने पर बेटी को घर में ना पाकर परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी। वहीं गंभीर हालत में बच्ची को देख इलाज के लिए CHC इटावा में उपचार के लिए भेजा गया। तो वहीं पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है।
दिनांक 23 अक्टूबर को थाना इटवा के ग्राम क्योटली में एक नाबालिग से दुष्कर्म की सूचना सवेरे प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर छानबीन किया गया। पीड़िता को चिकित्सीय सहायता हेतु सदर अस्पताल भेजा गया है, जहां उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। प्राप्त तहरीर के आधार पर अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना के अनावरण के लिए 2 टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण सुनिश्चित किया जाएगा। मौके पर शांति व्यवस्था एक और जहां सूबे बिहार में जहरीली शराब के कारण 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, वहीं इसके बाद उठे सियासी भूचाल के बाद नीतीश सरकार शराब कारोबारियों के खिलाफ फुल एक्शन के मूड में नजर आ रही है। शराब कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए जमीन से लेकर आसमान तक उनकी खोज खबर ले रही है और उनके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं मोतिहारी पुलिस ने अब शराब माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए अत्याधुनिक तरीकों का इस्तेमाल कर रही है और अब वो ड्रोन कैमरे की मदद से शराब कारोबारियों पर नकेल कस रही है। मोतिहारी पुलिस ने ड्रोन कैमरे की मदद से 5 शराब की भट्टियों को भी ध्वस्त किया है, तो वहीं साथ में 65 से अधिक शराब की ड्रम को आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा करीब 10,200 लीटर अवैध अर्धनिर्मित देसी शराब को भी नष्ट किया गया है। तो वहीं ड्रोन कैमरे की मदद से किस प्रकार मोतिहारी पुलिस शराब कारोबारियों पर नकेल कस रही है और उनके नापाक इरादों पर पानी फेरा जा रहा है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।